Hello students, BA Part 2. Today our topic is Education and Social Control. शिक्षा एवं सामाजिक नियंत्रण. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic, Education and Social Control. Okay students? सभी समाजों में शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन माना जाता है. आज के विकसित और परिवर्तनशील समाजों में जैसे जैसे धार्मिक नियमों, प्रथाओं तथा परंपराओं का प्रभाव कम होता जा रहा है, शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण के अधिक प्रभावपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाने लगा है. वास्तव में शिक्षा केवल समाजीकरण की ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने तथा विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने में भी इसे सबसे अच्छे माध्यम के रूप में देखा जाता है. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा का तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं होता है, बल्कि समाज में जिस संचित ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के जीवन को एक व्यवहारिक रूप दिया जाता है, उसका शिक्षा में अधिक महत्वपूर्ण स्थान है. इसी कारण फिलिप्स ने लिखा है, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स, एजुकेशन is the institution whose central values have to do with the acquisition of knowledge. B.S. Phillips. It means that B.S. फिलिप्स ने लिखा है कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है. परंपरागत समाजों में शिक्षा का रूप जहाँ धार्मिक और नैतिक था, वहीं आज शिक्षा का संबंध वैज्ञानिक ज्ञान, तार्किक तथा सामाजिक न्याय से है. विभिन्न समाज जैसे जैसे औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा का रूप विशेषीकृत होता जा रहा है. यही कारण है कि शिक्षा औपचारिक ढंग से व्यक्ति को नियंत्रण की व्यवस्था में रहना सिखाती है. इस संबंध में बार्टोमोर ने भी लिखा है कि शिक्षा आवश्यक रूप से नई पीढ़ियों के समाजीकरण का कार्य करती है, लेकिन सामाजिक समूहों और संस्थाओं के अनुसार यह स्वयं को बदलती भी रहती है. सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम शिक्षा के समाजशास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट किया जाए. शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन. शिक्षा को यद्यपि ज्ञान के संग्रह की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के शब्दों में शिक्षा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू दुर्खिम ने शिक्षा की प्रकृति और इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है. इसका उद्देश्य शिक्षा में उन भौतिक,
बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है, जो इसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। लगभग इन्हीं शब्दों में महात्मा गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा से इनका अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं एक बौद्धिक प्राणी है। शिक्षा का कार्य केवल इन बौद्धिक गुणों का विकास करना है तथा व्यक्ति को अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने की क्षमता भी प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण से बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा माँ की गोद से ही शुरू होती है, जबकि पड़ोस, खेल के साथी, स्कूल, कॉलेज, विभिन्न समितियाँ तथा स्वयं व्यक्ति के अनुभव शिक्षा की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। According to Mahatma Gandhi, by education I mean an all-around drawing out the best in child and man body, mind and spirit. Okay? शिक्षा से अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ओके? आज शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 92% से भी ज़्यादा है। स्वतंत्रता के समय भारत में 25 विश्वविद्यालय थे, जिनकी संख्या 2011 तक बढ़कर 255 हो चुकी है। पहले कितने थे? केवल 25 विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज बढ़ के कितने हो गए हैं? 255। और इसी तरह 1951 में जहाँ 700 विद्यालय थे, वे बढ़कर आज 18,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। एक समय कितने विद्यालय थे? केवल महाविद्यालय थे 700, लेकिन आज कितने हो गए हैं? 18,000। देश में आज 1244 पॉलिटेक्निक है, जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की जरूरत को देखते हुए देश में IIT, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा IIM जैसे उच्च शिक्षा संस्थान में सन 2020 तक काफ़ी वृद्धि के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। सामाजिक कल्याण के लिए विकलांग बच्चों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को शिक्षा की विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वैज्ञानिक शिक्षा के विकास के लिए शोध संस्थानों की स्थापना के लिए, इसके अलावा बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के विस्तार को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस प्रकार भारत में शिक्षा को आज आर्थिक तथा सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। भारत में शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोगों की स्थापना हुई, जिनकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य और प्राथमिकताओं का निर्धारण
किया गया। इस संबंध में सन 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह नीति जिन उद्देश्यों को लेकर लागू की गई उन्हें निम्नांकित रूप से हम समझ सकते हैं। नंबर 1 है एक संगठित राष्ट्र। एक संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के द्वारा भारतीयों में ज्ञान, उद्देश्यपूर्ण जीवन तथा आत्मविश्वास को बढ़ाना है। नंबर 2 पॉइंट है शिक्षा को इस तरह नियोजित करना है जिससे उसे सामाजिक विकास, भौतिक कल्याण, राजनीतिक विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा न्याय पर आधारित गुणों के विकास का माध्यम बनाया जा सके। नंबर 3 पॉइंट है शिक्षा के परंपरागत रूप में परिवर्तन करके इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना है। नंबर 4 पॉइंट है शिक्षा के द्वारा एक ऐसी सामाजिक चेतना विकसित करना है जिससे विभिन्न संघर्षों और तनावों को कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ ही सभी को विकास के समान अवसर मिल सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, व्यक्तिगत गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है अध्यापकों की मनोवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन करके उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करना। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉइंट इस प्रकार डिस्क्राइब किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।